वाणी को एक और बात ध्यान में आई जिससे उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के सदस्यों से लेकर स्टाफ तक सभी मेल थे। जब वो आई उसने अपने अलावा किसी महिला को घर में नहीं देखा था। वाणी दुखी होकर सोचती है, ये कहाँ आ गई वाणी तू। ऐसा लग रहा है जैसे लड़की को अचानक बॉयज़ हॉस्टल में भेज दिया गया हो। फिर उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, पता नहीं वो कैसे होंगे। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तो मैं उनसे कैसे बात करूं। जब नौकर वाणी को ऐसे सोच में खोए हुए देखता है तो वो उससे पूछता है, मैम आप ठीक हैं। जब उसकी आवाज़ सुनती है तो वाणी अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आती है और फिर लंबी सांस लेते हुए अपने कामों में लग जाती है। वाणी ने जो खीर बनाई थी वो सबको बहुत पसंद आई और दादाजी ने उसे एक खूबसूरत कंगन गिफ्ट किए। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्री के आज ऑफिस में बहुत शांति थी। सभी लोग अपने कामों में बड़े ध्यान से जुटे हुए थे। क्योंकि शौर्य नेचर का कठोर है, वह अपने काम को बेहद सीरियसली लेता है, इसलिए सभी लोग अपने काम में ध्यान लगा रहे थे। अमन भी जल्दी जल्दी से शौर्य के केबिन डोर को नॉक करता है। शौर्य अपने केबिन में एक फाइल पढ़ रहा था और वो बिना देखे अंदर आने का कहता है। अमन एक फाइल और टिफिन लेकर शौर्य के केबिन में जाता है। जब वो शौर्य के पास पहुंचता है तो वो कहता है, सर ये फाइल आपने मंगाई थी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो अमन टिफिन टेबल पर रखकर कहता है, और सर ये बड़े सर ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर शौर्य उस टिफिन को देखता है। शौर्य अमन को जाने का इशारा करता है और टिफिन को खोलकर देखता है। वो देखकर कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि दादाजी ने उसके लिए ये क्यों भेजा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज भी दादाजी का ही था, जिसे पढ़कर उसकी नज़र सीधा टिफ़िन पर चली जाती है। मैसेज में लिखा था, टिफ़िन तुम तक पहुंच गया होगा। इसमें वाणी के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत स्वादिष्ट है। सारे परिवार ने खाई, अब तुम भी खाओ और आते वक्त वाणी के लिए गिफ्ट लेते आना। शौर्य फ़ोन रखकर खीर के टिफ़िन को खोलता है, जिससे बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसे देखकर शौर्य के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है और वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक बाइट खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आता है, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबा कर रखा था। वो तुरंत खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नज़र फाइल पर पड़ती है, जिसे अमन रख कर गया था। शौर्य उस फाइल को उठाता है और देखता है, उसमें वाणी की फ़ोटो थी। फाइल में वाणी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिसे शौर्य ने ही मंगवाई थी। उसे कल रात से ही ये बात खटके जा रही थी कि आखिर वाणी ने बिना किसी सवाल के इतनी आसानी से डाइवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। शौर्य की नज़र वाणी के फोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके जहन में एक बात फिर वाणी से बढ़ती नज़दीकी, उसकी आंखें, होठ, सादगी याद आने लगते हैं। ये सब याद कर उसे सुकून मिल रहा था। शौर्य फोटो को साइड रख आगे पढ़ने लगता है। वाणी पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके मम्मी पापा भी काफ़ी सिंपल थे। घर में उनके अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। शौर्य बड़े गौर से एक एक चीज़ पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेज पर जाती है जहां वाणी की 3 महीने पहले हुई सगाई का जिक्र था। वो पढ़कर तो शौर्य के होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, वाणी की सगाई हो चुकी थी। शायद उसे जिसे वह चाहती थी, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर पर साइन कर दिए। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। शौर्य को ना जाने क्यों ये बातें सोचकर सहन नहीं हो रहा था कि वाणी के दिल में पहले से कोई और है। उसे यह सोचकर जलन हो रही थी कि वाणी के जीवन में कोई और है उसके सिवाय, जबकि खुद शौर्य ने ही तलाक की शर्त रखी थी। लेकिन उसे यह बात अब खलने लगी थी। वो अपना फ़ोन उठाता है, एक मैसेज टाइप करने लगता है और अपना कोट उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी वाणी को घर की चीज़ों से रूबरू कराते हुए तनुजा ओबेरॉय की फ़ोटो के आगे खड़ा करते हुए कहते हैं, ये है शौर्य की माँ, तनुजा ओबेरॉय।
वाणी बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर वाणी को रियलाइज होता है कि शौर्य को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली थी। दादाजी आगे कहते हैं, ये 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी। तब से ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है, जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। ईशान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है। उसे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। तनुजा के जाने के बाद लगभग सब कुछ बिखर गया, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ वाणी को कहते हैं। वाणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देख वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ शौर्य की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। यह सुनकर वाणी के कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में शौर्य की कल रात कही हुई बातें याद आ जाती हैं। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना। ये याद आते वाणी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह वाणी, क्या किस्मत है तेरी। पोते ने पहले ही दिन डिवोर्स पेपर दे दिए और दादाजी बनने का सपना देख रहे हैं। दादाजी वाणी को रुकते देख पीछे पलटते हैं। उसके चेहरे पर जो भाव थे उसे साफ पता चल रहा था। उनकी बात सुनकर वो दुविधा में थी, जिसे दादाजी अच्छे से समझ रहे थे। वो वाणी को अपने कमरे में आने को कहते हैं। वाणी उनकी आवाज़ सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में जाती है। दादाजी उसे बैठने का इशारा करते हैं और अपने रूपदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर वाणी कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखती है। तभी वो आगे कहते हैं, जहाँ तक मैं अपने पोते को जानता हूँ, उसने तुम्हें पहली रात को ही शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा, है ना। दादाजी की बात सुनकर वाणी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि शौर्य ने उसे साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद कर वो जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए घबराई टोन में कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। वाणी के ऐसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूँ मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है। उसकी हर सोच हर चीज़ की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी के ऐसा कहने पर वाणी मासूमियत से उन्हें देखती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने, तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उससे स्वीकार कराना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो एक पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें तभी दरवाजे पर दस्तक होने से दादाजी और वाणी की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। कमरे में ईशान और लविश एंटर करते हैं। ईशान जल्दी से अपने दादाजी के पास फैल कर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया? आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ लिए क्या? उसकी बात सुन दादाजी उसके सिर पर जोर की चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकते। ईशान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है, फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। ईशान की ऐसी हरकत देखकर वाणी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादाजी उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ईशान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, देखो दादू, लव लेटर मैं नहीं पहुंचा सकता, आपको खुद ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चाह में फंस गई तो आपका क्या होगा? ईशान की ऐसी मजाकिया बातें सुनकर वाणी और लविश की हंसी छूट रही थी, पर दादाजी उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। ईशान के पैर पर मारने ही वाले थे कि वो फुदक कर वाणी के पीछे छुप जाता है। आह भाभी बचाओ, ये बाबा मुझ जैसे छोटे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दादाजी अपनी छड़ी को साइड करके ईशान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहां क्यों छुप रहे हो? अभी तो बहुत बत्तीसी दिखा रहे थे। ईशान वाणी के पीछे से निकल अपने दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका यह शाही हथियार जो नहीं था, वैसे आपने मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन के लिए तो बुलाया नहीं था। ईशान की बात सुन दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती है। वो ईशान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। ईशान की बात सुन दादाजी आश्चर्य से पूछते हैं, शौर्य कहाँ निकल गया? ईशान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई लंदन गए हैं। कितने दिनों के लिए ये पता नहीं, और तो और मुझे ऑफिस जाने का फरमान सुना गए। अब मैं नन्ही सी जान उन मोटी मोटी फाइल्स के बीच क्या करूँगा, पर मेरी तो यहाँ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। वहीं वाणी ने जब ईशान के मुंह से शौर्य के चले जाने की बात सुनी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
लेकिन उसने तो इस रिश्ते से कोई उम्मीद ना रखने का फैसला किया था। वो अपने मन को मनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ चला गया, अब वाणी तुझे रोज रोज उसकी अकड़ वाली शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान करे वो 1 साल तक ना आए, वरना हर वक्त मुझे अपनी काली काली आंखों से घूरता रहेगा। शौर्य के जाने की बात सुन दादाजी अपनी छड़ी पर जोर देते हुए अपने मन में कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ जानबूझकर भाग के गया है। मैं भी उसका दादा हूँ, देखता हूँ कितने दिन बचेगा। फिर दादाजी ईशान की सारी बात इग्नोर कर आगे कहते हैं, ठीक है तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, वाणी को अपने भाई की पसंद बनाने में हेल्प करो, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशान ये सुनकर मन ही मन उछल पड़ता है, लेकिन अपने दादा के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन दादाजी भाई। दादाजी कहते हैं, उसे मैं देख लूँगा, कुछ कहे तो कह देना मैंने मना किया है। ईशान वाणी और लविश को देख आंख मारता है। लविश उसे देख मन में कहता है, 1 नंबर का नौटंकी है ये, इसे अच्छे से पता है किससे कैसे अपनी बात मनवानी है। ईशान जल्दी से खड़ा होकर वाणी को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, जल्दी चलो भाभी, वरना बाबा का कब मूड फिर जाए कोई पता नहीं। वाणी तो बस ईशान की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रही थी। वाणी के नए घर में सिर्फ पुरुष सदस्य और स्टाफ होने की वजह से वो कैसा महसूस कर रही है। आखिर क्यों शौर्य ने वाणी के हाथ की खीर डस्टबिन में फेंक दी? वाणी ने बिना किसी सवाल के डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों कर दिया? शौर्य वाणी की सगाई के बारे में जानकर क्यों गुस्से में आ गया? ईशान और लविश के कमरे में आने से दादाजी और वाणी की कौन सी बात अधूरी रह गई? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।